उसका नाम रहेगा प्रोटीन की संरचना। टॉपिक में यही आपका है, प्रोटीन की संरचना। बोले समझो, प्रोटीन को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। इसकी संरचना 4 भागों में आपको दिखाई देगी। अब सभी लोग पढ़े भी होंगे कि जो प्रोटीन होता है वह प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। इस प्रोटीन की अगर संरचना आप देखें तो आपको 4 तरीके से संरचना दिखाई देती है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना। माना में प्रोटीन की संरचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि प्रोटीन जो होता है 4 रूपों में पाया जाता है। लेकिन उसके पहले प्रोटीन की संरचना में अभी लिखना नहीं, केवल समझना है। देखो ध्यान से, प्रोटीन की संरचना में सबसे पहला जो बात आपकी होगी बाबू, नोट पॉइंट है वो आपको देखना है। तो देखो इसको सब लोग देखो, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का निर्माण निम्न पदों में पूरा होता है। निम्न मतलब समझना है, पदों में पूरा होता है। प्रोटीन का निर्माण निम्न पदों में क्या होता है? पूरा होता है। वो पद क्या होते हैं पहले समझो। सबसे पहले देखो बाबू, अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं, मतलब सबसे छोटा इकाई होता है। प्लस का माने जो अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो सरल पेप्टाइड बनाते हैं। सरल पेप्टाइड अभी आपको हम समझाते हैं। अरे समझो यार पहले, सरल पेप्टाइड। तब इसके बाद से आपका बनता है पॉलीपेप्टाइड। एकदम सीरियसली पढ़ना, ठीक है ना, इसको एकदम याद कर लेना है। पॉलीपेप्टाइड। तब इसके बाद से आपका बनता है, उसका नाम होता है पेप्टोन। पेप्टोन। और फिर पेप्टोन के बाद जिसका निर्माण होता है उसका नाम होता है प्रोटीओस। प्रोटीओस। और फिर इस प्रोटीओस से जो बनता है उसका नाम होता है प्रोटीन। देखो हम सभी लोग पढ़े थे, एक चीज पर समझ लो क्या लिख रहे हैं। प्रोटीन का निर्माण के कुछ पद होते हैं ना, तो पद में क्या होता है देखो, कल आप पढ़े भी थे। सबसे इसका एक लकमान सबसे छोटा जो इकाई होता है प्रोटीन का, वो क्या होता है? अल्फा। जैसे मान लो घर है ना, घर का सबसे छोटा इकाई ईंट है। इसी तरीके से जो प्रोटीन है देखो सबसे अंतिम में बना है, उसका सबसे छोटा इकाई है अल्फा एमिनो। और आप पढ़े होंगे कि एमिनो अम्ल जो होता है उसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह साथ होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं। अगर 2 मिलते हैं, केवल एक एमीन है एक कार्बोक्सिलिक है, तो जो बनता है उसको कहते हैं सरल पेप्टाइड। सरल पेप्टाइड। और जब कई पेप्टाइड बंद आपस में मिलते हैं तब बनता है पॉलीपेप्टाइड। मैंने बताया भी था कि कई एमाइड वगैरह आते हैं। यानी देखो, जो आपके प्राथमिक होगा उसमें सरल पेप्टाइड, जो आपका द्वितीयक होगा उसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद से जो आपका बनता है उसका नाम होता है पेप्टोन। फिर उसके बाद से जो बनता है उसका नाम होता है प्रोटीओस। और तब आपका अंतिम में बनता है क्या? प्रोटीन। ये प्रोटीन की एक बनावट है, प्रोटीन की एक प्रकार का। प्रोटीन के बनने में कौन कौन से पद भाग लेते हैं, ये सारा पद आपको दिखाई दे रहा हो, इतना आपको बता सकते हैं। अब कुछ बात और समझो। अब प्रोटीन का संरचना में देखो ध्यान से, फिर आपको बताते हैं यहाँ पर प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना तो देखो ध्यान से, पहले प्रोटीन जो होता है 4 स्तरों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 4 स्तरों से मिलकर बना होता है। 4 स्तरों से मिलकर बना होता है। कोई भी पूछे आपसे कि प्रोटीन की कितने संरचनाएं होती हैं, तो प्रोटीन 4 स्तरों से मिलकर बनता है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक और चतुर्थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक संरचना में। एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है ना, समझना है आपको। पहले हम लोग देखेंगे प्राथमिक, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग। प्राथमिक संरचना, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ठीक है। देखो जो आपकी माने इसकी पहली होती है, मैं पहले आपको लिख कर बता देता हूँ कि अल्फा एमिनो के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रोटीन को प्राथमिक संरचना कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर, पहले समझो
विशिष्ट क्रम में कौन जुड़ा है? एमिनो अम्ल जुड़े हैं। एमिनो अम्ल जुड़े माने एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर, क्या करने पर? जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। माने बहुत अधिक एक साथ पेप्टाइड बंध बनते हैं तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग? पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल को विशेष क्रम में जुड़ते हैं, जोड़ने के बाद पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ? पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। और इसी श्रृंखला को हम लोग, चाहे इस क्रिया को प्रोटीन का, याद रखो सब लोग, जब बनता है इसी क्रिया को हम लोग प्रोटीन का प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्राथमिक संरचना कहते हैं। देख लेना, पॉलीपेप्टाइड बंध बनता है, ठीक है ना। और देखो आगे, पेप्टाइड माने अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन करने पर प्रोटीन का जो गुण होता है बदल जाता है। फिर आगे लिखना कि एमिनो अम्ल में परिवर्तन कर लो, माने सीधा जुड़ा था अब उसको आगे कर लो। तो एमिनो अम्ल में परिवर्तन करने पर इसका गुण क्या होता है? बदल जाता है। किसका? एमिनो अम्ल का। इसका गुण बदल जाता है। और ये भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक संरचना सीधा पाया जाता है। प्राथमिक संरचना कैसा पाया जाता है? सीधा पाया जाता है। जो प्राथमिक संरचना होता है वह सीधा पाया जाता है। ध्यान रखिए, सीधा पाया जाता है। सीधा का मतलब इस तरीके से एकदम सीधा एक होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके देखेंगे कि सब जुड़े होते हैं। इसी में आपके एमीन होते हैं, कई आपके पेप्टाइड बंध इसमें उपस्थित होता है। तो माने ये आपका प्राथमिक संरचना रहा, समझे ना। खूब इसमें लाइने से आपका एमिनो अम्ल जुड़ा होगा, पहले समझ लो। एमिनो अम्ल का मतलब होता है कि उसमें एमीन भी रहेगा, कार्बोक्सिलिक समूह भी रहेगा। कई जगह आपका बंध बनता है तो इससे पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। और जब पॉलीपेप्टाइड बंध एक सीधी श्रृंखला पाया जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक संरचना। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीयक संरचना का। किसके पास आना है? द्वितीयक संरचना है। किसके द्वितीयक संरचना के? तो प्रोटीन के द्वितीयक संरचना में। तो देखो, इसमें जो होता है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो सुन लो, इसमें माने ऐसे सुना, जिसमें पॉलीपेप्टाइड बंध के बीच में, पॉलीपेप्टाइड बंध के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। कौन बंध? हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। और यह बंध उपस्थित होता है किसके बीच में? पॉलीपेप्टाइड बंध के बीच में। समझ लो, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। देखो ध्यान से एक चीज बता दें, इसकी संरचना ऐसे ही होती है, इस तरीके से आया होता है। द्वितीयक में देख लेना, घुरियाकार है आपका ये, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी इसकी संरचना होती है, देख रहे हैं। ये माने आपके घूम करके आता है। जब घूम करके आता है ना, तो इसमें होता ही है कि इसमें कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि ओ होगा, यहाँ पर यन होगा, तो ओ और यन के बीच में आपका उपस्थित होता है बंध। फिर कहीं यहाँ पर मान लो ओ होगा, यन होगा, तभी नहीं बनता है इसके बीच में। ओ यन बीच में आ जाता है और H2O बाहर निकल जाता है। फिर इधर भी ओ होगा, कहीं ना कहीं यन होगा, तो इसके बीच में ही हाइड्रोजन सब बंद होते हैं। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अब हाइड्रोजन जो बंध होता है ये दो प्रकार का होता है। बात समझ रहे हैं? मैंने आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन बंध? हाइड्रोजन बंध। ये दो प्रकार के, चाहे यहाँ पर लिख लो, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। देखो, ये बायोलॉजी में भी आपको मिलेगा, इसलिए खूब ध्यान से याद कर लेना। द्वितीयक संरचना में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका जो है उसका नाम है अल्फा हेलिक्स संरचना। अभी समझा रहे हैं आपको, अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना दो प्रकार के मिलते हैं। तो अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या होता है ना, इसमें एक एमिनो अम्ल के जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं
और चौथे एमिनो अम्ल के एमीन ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है, इसमें पहले ध्यान रखना, इसमें जो होता है ना, पहले एमिनो अम्ल के COOH समूह के साथ CO समूह के साथ तथा चौथे एमिनो अम्ल के NH2 के साथ चौथे मान NH2 के साथ हाइड्रोजन बंध बनते हैं। यह बॉन्ड लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। इसलिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। कुंडलित का मतलब होता है कि कुंडलित हो जाती है। देखो समझो, पहले समझ लेते हैं। इसमें होता ही है कि अल्फा पलटी जाने की प्राथमिक एकदम सीधा पाया जाता है, अल्फा एमिनो मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। द्वितीयक संरचना में क्या होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड बंध के बीच में हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित होता है। अभी दो प्रकार का होता है, एक अल्फा हेलिक्स, एक आप बीटा हेलिक्स देखेंगे। तो लेकिन पहले आप अल्फा हेलिक्स जान जाइए कि आखिर होता क्या। देखो ये देख रहे हैं चित्र में, मान लो कि पहला, जैसे एमिनो अम्ल का मतलब होता है, मान लो कि ये पहला एमिनो अम्ल है, पहला है प्लस दूसरा है प्लस तीसरा है प्लस चौथा है। तो अब इसमें होता ये है कि जो पहला अल्फा एमिनो अम्ल होगा इसमें COOH उपस्थित होगा, और जो चौथा में होगा NH2, उसके बीच में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि यहाँ से H2O और यहाँ से एक O बाहर निकलेगा, तो CO और NH बचेगा ना आपके। CO और NH के बीच में ये पहला नंबर है और ये चौथा नंबर के बीच में बनता है। हमेशा याद रखना, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो अल्फा हेलिक्स संरचना होती है ये कब प्राप्त होती है? तो जब एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं। मान लो जरा सोचो कि अगर कहाँ बनल बा अल्फा हेलिक्स, मान लो कि यहाँ पर एमिनो अम्ल एक है, ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है ना। इस तरीके से 4 अल्फा एमिनो अम्ल है, मान 4 एमिनो अम्ल बा, 4 ग्लाइसिन जो भी आप ले लीजिए। तो बताइए, इससे तो मैचिंग नहीं किया, फिर इससे भी मैचिंग नहीं किया, ये डायरेक्टली इससे मैचिंग करता है, इसीलिए ऐसे घूमता है। ठीक है ना, इस तरीके से घूमता है। तो मान लो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, यही से पहला और चौथा के बीच में बंध बन रहा है, इसीलिए ऐसा कुंडली संरचना हो जाती है। वही लिखा गया, देखो इसमें पहले एमिनो अम्ल के COOH समूह के साथ तथा चौथे एमिनो अम्ल के NH2 के साथ हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? बनते हैं। इसीलिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। कुंडली का मतलब ऐसे क्या होती है? घूम जाती है। समझ गए इस बात को? तो इतना नोट कर, तब आपको बीटा वाला बता रहे हैं। प्राथमिक संरचना द्वितीय, बस इतना जानो कि प्राथमिक बीटा हेलिक्स संरचना। चलो आज लिख लेते हैं बीटा हेलिक्स संरचना। देखो इसमें क्या होता है, पहले समझ लो। बीटा हेलिक्स संरचना सुन लो। देखो इसमें दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ना, इसमें दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे क्या होती है? तो पहले तो नहीं लिख लो इसमें। देखो पहले चित्र बना देते हैं इस तरीके से। देखो एगो हाई माने एगो आपके पॉलीपेप्टाइड हो गया, और एक आपके ये आपका पॉलीपेप्टाइड हो गया। देखो इसी को हम लोग कहते हैं ना, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। बात समझो, दोनों इसमें जो भी पेप्टाइड बॉन्ड आप देख रहे हैं, बीटा हेलिक्स संरचना इसमें दोनों होते हैं। देखो यहाँ पर CO होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा? CO। मान लो डबल बॉन्ड जो भी जुड़ा होगा, यहाँ पर NH होता है, और यहाँ पर NH होता है, फिर यहाँ पर आपके ROH जो भी कहो, ROH होता है। समझ रहे बात को? यहाँ पर RCH होता है, फिर RCH के बाद फिर आपका CO लिखो चाहे OC लिखो, फिर यहाँ पर NH होता है, फिर यहाँ पर RCH होता है, फिर यहाँ पर OC होता है, फिर आपका NH होता है। ठीक है, माने दो आपके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दोनों एक दूसरे के क्या हैं? प्रति समांतर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है,
अब यहाँ पर जब देखोगे तो जहाँ से आपने निकाल लिया था, जहाँ से, अब यहाँ पर NH रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर NH रहेगा, यहाँ पर CO लिख सकते हैं, यहाँ पर RCH रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो होगा ये इसके लिए है ना, एक मिनट, ये इसके लिए है, फिर यहाँ पर ला करके इसके लिए है, फिर यहाँ पर लेकर का, फिर यहाँ पर आपके RCH हो जाएगा, RCH लिख लिए, और फिर यहाँ पर NH हो जाएगा, फिर आपका CO हो जाएगा, फिर आपका RH हो जाएगा, फिर यहाँ पर NH हो जाएगा, फिर आपका CO हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो बंध पाया जाता है उसको क्या नाम होता है, याद है ना, हाइड्रोजन बंध होता है। देखो यह भी आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, आप चाहते हैं यहाँ पे NH लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर CO लिख सकते हैं। ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसके बीच में जो बंध बना है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। देखो दोनों माने इसका भी नाम होगा आपके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। अच्छा पॉली क्यों कह रहे हैं, देखो कितने इसमें NH और CO जुड़े हैं, देख रहे हैं ना, सब में पाया जाता है। और ये भी आपका है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। अब जरूर याद रखेंगे इसमें दो प्रकार के माने दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। इसको आप चाहते तो एकदम सीधा भी बना सकते हैं इस तरीके से, दोनों पॉलीपेप्टाइड। जैसे DNA में क्या होता है, DNA में न्यूक्लियोटाइड होता है, ऐसे में क्या होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। थोड़ा सा लिख लो, ये माने चित्र इसका होगा, ठीक है ना, चित्रवा जरूर आप ध्यान रखेंगे, बीटा वाला। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, लिख लो, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। कौन समांतर हो रही है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, तथा उनके बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तथा उनके बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं, उनके बीच कौन बंध बनते हैं, हाइड्रोजन बंध। याद हो गया होगा आप लोग को, कहो मत भूलना इसको, कोई भी कहे तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक। चित्र बना लिया, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बीटा लहरिया परत संरचना, बीटा लहरिया परत संरचना, बीटा लहरिया परत संरचना। देख लो पहले तो अकेले था ना आपका प्राथमिक में, अब इसमें दो आपका पॉलीपेप्टाइड हो गया। अब आते हैं तृतीय संरचना के पास, टर्सरी स्ट्रक्चर एनर्जी में कहते हैं प्रोटीन का तृतीयक संरचना, प्रोटीन का तृतीयक संरचना। तृतीयक जान गए, इसकी संरचना जान गए। अब हम लोग प्रोटीन की तृतीयक संरचना के पास अपने कदमों को रखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हैं कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, लिखना इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं के मुड़ने और लिपटने से प्रोटीन की तृतीयक संरचना प्राप्त होती है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं,
इसमें निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। किसमें? तृतीयक संरचना में। जैसा एच बॉन्ड, एच बॉन्ड का मतलब क्या होगा मालूम है? एच बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, और क्या? एच का मतलब हाइड्रोजन। एक होता है डी सल्फाइड बॉन्ड, सल्फर सल्फर के बीच में बनता है डी सल्फाइड बंध, यह भी आपके उपस्थित होते हैं, यह भी पाए जाते हैं। उदाहरण में आप का लिख सकते हैं, अगर लिखना होगा तो केराटिन लिख सकते हैं आप, केराटिन लिख सकते हैं आप। उसके बाद से कोलेजन लिख सकते हैं, या कोलाजन जिसको कहते हैं आप। उसके बाद से आप एंजाइम लिख सकते हैं। देखो सब तृतीयक संरचना इसमें पाया जाता है। एंटीबॉडी लिख सकते हैं आप, एंटीबॉडी इत्यादि आप लिख सकते हैं। ये तृतीयक संरचना जितने आप देख रहे हैं, अच्छी तरह बना लिया सब लोग। तो देखो यही आपका है। इसमें जो होता है ना प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में, देखो इस तरीके से ये कुंडली माने कुंडल बनाता हुआ इस तरीके से ये एक रूप में बदल जाता है। ऐसे तृतीयक संरचना में एक बंद श्रृंखला बना लेता है। बात समझ रहे हो? त्रिविमीय संरचना के रूप में ये प्राप्त होता है। बता सकते हैं इसमें निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ये भी आपको याद होगा, और एक डी सल्फाइड बंध भी पाया जाता है। उदाहरण में आप केराटिन लिख सकते हैं, कोलाजन लिख सकते हैं, एंजाइम लिख सकते हैं, और एंटीबॉडी भी आप लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछता है कि केराटिन में कौन से प्रोटीन की संरचना पाई जाती है, तो तृतीयक। और अगर आपसे कोई कहे कि एंजाइम में कौन सा होता है, तभी तृतीयक। एंटीबॉडी में भी पूछेगा तभी आप तृतीयक बताने का प्रयास करेंगे। तो जितने आप देख रहे हैं तृतीयक संरचना में, ये आपका उपस्थित होता है आपका इसमें। चलिए अब हम लोग आते हैं चतुर्थ संरचना के पास। चलें, बना लिए सब लोग, लिख लिए था। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना, प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। आइए, प्रोटीन की प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना, मिटा दे इसको, सब लोग लिख लिया है। अब प्रोटीन की हम लोग चतुर्थी संरचना के बारे में देखेंगे। किसकी चतुर्थी संरचना जो होती है कैसी होती है, आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे। देखो, जो प्रोटीन की चतुर्थी संरचना होता है, इसमें आप एकदम कुंडलित रूप में हो जाएगा, समझो एकदम, माने आप जटिल रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? आपका जटिल रूप में हो जाएगा। ठीक है, आओ, जो चतुर्थ संरचना होता है, इसमें जो आपका प्रोटीन होता है, एक माने एक जटिल संरचना के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। मैंने कह सकते हैं कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सहसंयोजक बंध के अतिरिक्त विद्युत बंध से भी जुड़ा होता है, और इस प्रकार से तब आपका ये चतुर्थ संरचना प्राप्त होता है। समझे? माने जो चतुर्थ संरचना होता है, इस श्रृंखलाएं माने इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, उसमें सहसंयोजक बंध के अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध, तमाम प्रकार के बंध होते हैं, और इसके जुड़ने के बाद ये एक जटिल संरचना में बदल जाता है, और सबसे अधिक अस्थायी भी होता है। इसी को प्रोटीन का हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थी संरचना का। देखो, सबसे जो जटिल संरचना होता है वो प्रोटीन का चतुर्थी संरचना होता है। इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं, और इसमें सहसंयोजक बंध भी पाए जाते हैं, और इसमें आकर्षण बल भी पाए जाते हैं, इसमें वांडरवाल्स बल भी माने पाए जाते हैं। माने सब कुछ इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। सबसे जटिल होता है, सबसे अस्थायी संरचना भी होता है। इस तरीके से आप
इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बता भी सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो लिख लो। माने देखो इसकी संरचना एकदम जटिल हो जाएगी अब इस तरीके से, इसको बनाओगे ना एकदम एकदम जटिल, जटिल से जटिल संरचना इसको दिखाई देगा। तो लिख लेना, देखो कि जब पॉलीपेप्टाइड जुड़कर एक बहुत जटिल संरचना बना लेते हैं, जटिल संरचना बना लेते हैं तो इसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। आगे कहते हैं यह सबसे जटिल संरचना होती है। मतलब सबसे जटिल संरचना यही होती है, सबसे जटिल संरचना होती है। ठीक है, आगे भी कह सकते हैं कि यह सबसे अस्थायी संरचना होती है, सबसे अस्थायी संरचना होती है। ठीक है, आगे लिखना, माने इसमें लिख लेना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वांडर वाल्स बल वैद्युत आकर्षण बल हेलो, हाँ यार पूरा स्कूल 1 से 12 खुला गया है, एकदम कन्फर्म है, 1 से लेकर के 12 सब विद्यालय चल रहा है। ठीक हो, चुतिया बनाता हो गया। तो वैद्युत आकर्षण बल तथा इत्यादि भी क्या आते हैं, पाए जाते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन की चतुर्थ संरचना में क्या पाया जाता है, तो इस सब आप बातों को बता देंगे कि क्यों इसकी जटिल संरचना होती है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, हाइड्रोजन किया जाएगा, अभी कट जाएगा। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन में कितनी संरचनाएं पाई जाती है, 4। पहला जो होता है प्राथमिक संरचना एकदम सीधा, और द्वितीयक में हमेशा 2 आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और तृतीयक में जानते होंगे कुंडली संरचना हो जाती है, और चतुर्थी में तो और कुंडली संरचना हो जाती है। देखो मैं सबसे कुंडलित क्या होता है, तृतीयक होता है और चतुर्थीक होता है, द्वितीयक भी थोड़ा बहुत होता ही है। देखो कहोगे जब भौतिक, अब बता रहे हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण का मतलब होता है टूटना, विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, टूटना। तो कहोगे जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण प्रोटीन के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, प्रोटीन के हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है, तृतीयक संरचना टूट जाती है। ठीक है, और जो कुंडलित हुआ, जो माने जो कुंडलित हुआ तो खुल जाता है, तो इसे हम लोग प्रोटीन की जो जैविक प्रक्रिया होती है खो देता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे को उबालने के बाद उसमें का जो एल्बुमिन होता है ना, वह अविलेय और रेशेदार प्रोटीन में बदल जाता है, चाहे दही का जमना भी होता है, ये सब आपके प्रक्रियाएँ होती है। देखो एक बार समझो, हमने प्रोटीन की तृतीयक संरचना में क्या बताया, तृतीयक में आपने ही कहा कि जो प्रोटीन होता है वह एक जटिल संरचना के रूप में होता है। मान लो कि इस तरीके से एक कुंडलित के रूप में है, और यहाँ आपने कहा कि O और N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड सबका उपस्थित है, तृतीयक संरचना की मैं बात कर रहा हूँ। जब भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कोनो भी परिवर्तन करके जब इसमें जो तृतीयक संरचना वाला जो प्रोटीन है उसके बीच का जब हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग तोड़ देते हैं, तो टूटने के बाद क्या होता है, इसका जो जैविक क्रियाएं होती है भंग हो जाती है, जो इसका कुंडलित हिस्सा होता है वो खुल जाता है। अब खुलने मान लो कि जुड़ल बा, मान लो जरा सोचो कि अगर मान लो कि किसी चीज़ को आपने नवा दिया इस तरीके से, मान लो लोहा के छड़े हैं, अब चाहे पतला कोई तारे है और आपने इसको फंसा दिया इसमें से ला करके, तो कुंडलित है,
लेकिन ज़रा सोचो, जब इसको काट दोगे तो क्या ऐसा रहेगा, का कुछ ना कुछ तो ऊपर भाग ही जाएगा। तो वैसे ये भी होता है, जब हाइड्रोजन में टूट जाता है ना, तो इसकी जो तृतीय संरचना होती है वो प्राथमिक संरचना में बदल जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। याद करो, प्रोटीन का क्या कहते हैं, विकृतीकरण। तो लिख लो थोड़ा सा, प्रोटीन का विकृतीकरण में लिखो, जब भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा तृतीयक प्रोटीन में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया जाता है तथा इसका कुंडलित भाग खुल जाता है। तो इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं। जब अंडे को उबाला जाता है, जब अंडे को क्या किया जाता है, उबाला जाता है, तो इसमें जो एल्बुमिन का अभिलय और रेशेदार प्रोटीन में बदल जाना, माने जब अंडे को उबालते हैं, अंडे को क्या करते हैं, उबालते हैं, तो इसमें उपस्थित तो एल्बुमिन, क्या कहोगे, एल्ब्यूमिन अभिलय और रेशेदार प्रोटीन में बदल जाता है। यह भी एक प्रकार का उदाहरण है, देख रहे हैं ना, टूट रहा है। इसके अंदर भी देखो, पहले एल्बुमिन था जटिल संरचना के रूप में, लेकिन जब गर्म किया तो इसमें कभी हाइड्रोजन बंध टूट गया। दही का जमना, उसमें भी जो हाइड्रोजन बंध होते हैं टूट जाते हैं। दही का, हेलो नमस्ते, प्री बोर्ड पेपर हो भी सकता है, होगा तब क्या करोगे बताओ, बोलो। कंफर्म की बात नहीं है, मान लो कि होना, अब स्कूल है तो नाम लिखवाइए, पैसा देती है, तुमको बोर्ड का पेपर देती, स्कूल आना नहीं चाहिए। हाँ, तो मान लीजिए कि वो तो कभी आता ही नहीं है। आज अगर प्री बोर्ड पेपर हो जाए तब क्या करेगा, एक तो इनका प्रैक्टिकल छोड़ दिया 3 गो। आज हम लोग प्रोटीन की किसकी बात करेंगे, लास्ट जो आपकी टॉपिक है उसका नाम होगा उपयोग। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। पहले तो जान जाओ कि शरीर के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है, जो पेशियाँ होती है, उसको निर्माण में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं उपस्थित है, कोशिका तो जानते ही होंगे आप लोग, उन कोशिकाओं की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। शरीर में जो एंजाइम है, शरीर में जो हार्मोन्स है, उसके निर्माण में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। रक्त और शरीर के माने जो भी पीएच मान होते हैं उसको नियंत्रित करने में, एंटीबॉडी के निर्माण में, आनुवांशिक लक्षणों की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले लिखो, पहला लिखो उपयोग में, पहला कि प्रोटीन पेशियों और बताओ शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है,
हाँ 600 लगभग मांसपेशियों का निर्माण करता है। चलिए सेकंड लिखेंगे, यह शरीर के वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा, यह टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करता है। चौथा, यह एंजाइम का निर्माण करता है। पांचवा, यह शरीर के पीएच मान को संतुलित करता है। यह था प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की संरचना हम लोगों ने देखा, प्रोटीन का विकृतीकरण हम लोगों ने देखा, और प्रोटीन के क्या क्या महत्व है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो जब भी अगर प्रोटीन के बारे में